Hello everyone, welcome to our channel Text for Wealth. I am Bharti Chawla, channel partner of Text for Wealth and मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे जीएसटी मंत्रा के चैनल पे एंड मैं राजेंद्र सर का भी बहुत बहुत वेलकम करूँगी कि सर आप हमें बहुत टाइम देते हैं अपना। थैंक यू मैडम। सर आगे बढ़ते हुए हम इस शो को स्टार्ट करते हैं और सर अगर आपको कुछ और डिस्कशन करनी है तो सर आप कर सकते हैं। मैं सभी का स्वागत करना चाहूँगा और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि हम पिछले लगभग 10 हफ्तों से इवन मोर हम लोग रेगुलरली मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर शो पे जीएसटी मंत्रा पे। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस शो के बारे में लोगों को बताएं ताकि वो लोग हमें आकर यहाँ पर इस सुविधा का जो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरीज तक पहुँचे। जी मैम, शुरू कीजिए। जी सर, तो सर कमिंग टू माय क्वेश्चंस, मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन है तो हम जीएसटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज देयर एनी कॉन्सेप्ट इफ एरिया बेस्ड एग्जम्पशन इन जीएसटी? मैडम, एरिया बेस्ड एग्जामिशन कोई नहीं है जीएसटी में। यहाँ पर सिर्फ एग्जामिशन सप्लाई बेस्ड या रेसिपिएंट बेस्ड या बोथ बेस्ड है। तो एरिया बेस्ड कोई भी एग्जामिशन जीएसटी में नहीं है। ये अनलाइक अर्लियर रिजीम्स पहले होता था, अब लेकिन ऐसा कोई एरिया बेस्ड एग्जामिशन नहीं है। जी सर। सर मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम अमेरिका, paid IGST on important, but it's not showing in my GSTR 2A. Can I still claim it as ITC? देखिए, अगर आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और गुड्स इंपोर्ट करके आप आईजीएसटी पे करते हैं तो आप गुड्स कहीं से भी इंपोर्ट करें, चाहे अमेरिका से करें या दुनिया में कहीं से भी करें, अगर जब आप आईजीएसटी पे करेंगे तो वो आपके 2A में नजर नहीं आएगा दोस्तों। और सरकार को भी ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से मालूम है, डे 1 से मालूम है। हम लोग इसको कई प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी बोल चुके हैं एंड द डिपार्टमेंट नोज अबाउट दिस फैक्ट। तो डोंट वरी अबाउट इट वेदर इट इज अपीयरिंग इन योर 2A और नॉट। तो आप, लेकिन क्योंकि आपने अपने शिपिंग बिल में जो आप शिपिंग बिल नहीं कहेंगे, बिल ऑफ एंट्री कहेंगे, बिल ऑफ एंट्री जो भी आपने फाइल किया उसमें आपके इन गुड्स का और इन आईजीएसटी पेड का जिक्र है, तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 16(2) में वो आपका बिल ऑफ एंट्री ही सफिशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्रेडिट जो है उसका मिलेगा। अगर वो 2A में नहीं भी आ रहा तो भी आप अपना क्रेडिट ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों। जी सर। सर मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड आई ट्रीट इनवर्ट सप्लाईज फ्रॉम सेज? फ्रॉम एससीजेड। अच्छा, एसईजेड सेज। अच्छा, तो एसईजेड से अगर आप इनवर्ट सप्लाई लेते हैं तो वो आप उसको इंपोर्ट की तरह ट्रीट कीजिए और उसके ऊपर जीएसटी पे कीजिए। सर गोइंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आज लग रहा है जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। Sir, moving to the next question, I am a registered person. I also sell purchase shares. Am I required to pay GST on sale of shares or need to report in GST 3B or GSTR 1? देखिए, ऐसा है कि ये जो आपका सप्लाई ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, इसको जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर रखा गया है। ना ये गुड्स है ना सर्विसेज हैं, लेकिन इसलिए इसको सप्लाई तो नहीं मानेंगे और ना ही इसको हमें जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करना है, ना ही 3B में डिक्लेयर करना है। लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है उसमें आप ध्यान रखें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जब आप इसको सेक्शन 17(3) में 1% ऑफ द सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज को हम एग्जेम्प्ट सप्लाई मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अदरवाइज इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। मैं आपको सबको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जो सिक्योरिटीज हैं वो बेसिकली हैव बीन केप्ट आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। उस पर गुड्स की डेफिनेशन में एक्सक्लूसिवली और सर्विसेज की डेफिनेशन में एक्सक्लूसिवली सिक्योरिटीज को हम बाहर रखा हुआ है।
लेकिन सिक्योरिटीज से मनी एंड सिक्योरिटी बोथ इनफैक्ट आई वुड से, लेकिन जब हम सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस देते हैं, व्हेन यू फैसिलिटेट द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, व्हेन यू फैसिलिटेट द सेल एंड परचेज ऑफ मनी, then the transactions with respect to facilitation of those sale purchase shall be subject to GST. लेकिन आपके स्पेसिफिक सवाल में मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटीज जो है वो गुड्स नहीं है, सर्विसेज नहीं है, इसलिए वो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है। लेकिन सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 में हमें इसको एग्जाम सप्लाई ट्रीट करना है, और उसकी वजह से रूल 42 एंड 43 में आपको इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स को प्रोपोर्शनेटली जो क्रेडिट है उसको रिवर्स करने की जरूरत पड़ सकती है। जी सर। सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम एन एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, बाय मिस्टेक आई क्लेम ineligible ITC. Now while reversing it, do I need to pay interest? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर जो है कि आपने गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया। जी सर। और फिर आपको रियलाइज हो गया कि ये तो भाई गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग है, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड में लॉ में डिफरेंस या उसका मैं कहूंगा कि उसका जो डेफिनेशन है वो नहीं बताएंगे। लेकिन अवेल्ड और यूटिलाइज्ड को जो वेरियस हाई कोर्ट्स ने, गुजरात हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने इस बात को एनालाइज किया। उन्होंने तब ये कहा कि अगर आपने किसी क्रेडिट को अवेल कर लिया है मगर उसको यूटिलाइज नहीं किया है फॉर दी पेमेंट ऑफ योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, उस केस में आपको ब्याज जो है नहीं देना। तो मैं इस सवाल के जवाब में यही कहूंगा कि अगर आपने अवेल कर लिया है बट यूटिलाइज नहीं किया है तो law is not clear about it, but a little bit of jurisprudence is getting established in the country about this aspect. Then that what and when the interest to be levied in case of wrong ITC availed but not utilized. I am repeating, if you have availed it but not utilized for the payment of output tax or not utilized against setting off your output tax, then the interest shall not accrue. जी सर। तो सर एक कमेंट है हमारे पास ये ईला की। I am a cable laying contractor registered in Delhi. Got a contract in Odisha amounting to 5 crores. Do I need to register in Odisha or can it be interstate sales? देखिए, यहाँ पर जो केबल लेइंग कॉन्ट्रैक्ट है, बेसिकली आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप इमूवेबल रिलेटेड प्रॉपर्टी से संबंधित, लैंड से संबंधित आपने केबल लेइंग कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्टिव आंसर है, बट मैं फिर भी आपको देना चाहूँगा कि अगर आपके, देखिए सप्लाई के केस में सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि टैक्सेबल सप्लाई कहाँ से हो रही है। जहां से टैक्सेबल सप्लाई हो रही है सेक्शन 22 कहता है आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। फिर हम ये चेक करते हैं कि फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है या नहीं है। फिक्स एस्टैब्लिशमेंट के केस में हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस इन टर्म्स ऑफ सूटेबल स्ट्रक्चर, मैन पावर, टेक्निकल रिसोर्सेज, ये सब हो। If you have created an office there at Odisha, if you have sufficient degree of permanence in terms of manpower, in terms of technical resources, then you shall be considered to having a permanent, I would not permanent but fixed establishment. And then
you would require to take registration there. But largely what happens that you procure goods from Odisha. Sometimes you send goods from here, from your original place also, that is Delhi. If you procure goods from Odisha, you can procure goods on the basis of bill to ship to module. Bill shall be raised to Delhi and the material shall be shipped to the site address at Odisha. In that case, the credit shall be available to you under section 10(1)(b) of the IGST Act. The place of supply shall be the location of the recipient on whose instance the goods have been sent to the site, that is Odisha. So we shall be deeming under section 16 subsection 2 that the goods have been received by you at Delhi. We shall be deeming it. So in that case, the credit shall be available to you in case of goods. But if you obtain services from Odisha for the execution of the contract at Odisha, in that situation, the service provider, who is your service provider at Odisha, say for example, let's take a situation where you have obtained labor contract from Odisha, contractor from Odisha who is going to supply labor, class 3 labor, class 4 labor at Odisha only, Odisha site only. Now, if he would be raising an Indian registered person, then he would be taking the POS at Odisha only because it shall be with respect to the performance-based services where the immovable property is situated, the land is situated, where the earth excavation is done and laying of cable is done. In that case, the credit shall not be available to you with respect to inward supplies of services received at Odisha. Otherwise, to my mind, the registration may not be, I may say, is not required. You may continue charging IGST considering as it interstate supply from Delhi to Odisha. I hope you got your answer. If you have any other question with respect to it, you may further send your query in the chat box. जी sir. Sir, moving to my next question. सर थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन बट मैं उसको छोटा छोटा करके उस क्वेश्चन को लूंगी. I supply goods on e-commerce platform and I can sell goods otherwise also. When I sell on e-commerce platform, then invoice gets generated from e-commerce platform itself. I cannot mention my invoice series. So can we have one invoice series for goods supplied by us and another which automatically generated on e-commerce platform? Answer is yes. You can have multiple series of invoices. There is no objection. Rule 46 of the GCGST rules. So all you need to have is you have to have a unique series for every activity. One series may be for directly invoices raised by the e-commerce operator, and the another series can be the invoices which you are raising yourself. So there can be multiple series, no issues for that. Okay, sir. Sir, moving to my next question. In case RCM required to be paid on inward supplies, is it necessary to issue invoice for that? If yes, then till when we can raise it? A separate set of invoice series. मैम आपका क्वेश्चन मैं सुन नहीं पाया पूरा, बीच में वॉइस स्टॉप हो गई थी आपकी. सर मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन. सर अब वॉइस क्लियर है? जी मैम. सर मेरा क्वेश्चन है, इन केस RCM required to be paid on inward supplies, is it necessary to issue invoice for that? If yes, then till when we can raise it? A separate set of invoice series to be maintained for RCM,
or can continue with outward supply invoice series? मेरे ख्याल ये पिछले वाले व्यूअर का ही आपका क्वेश्चन होगा, आई बिलीव। एक्चुअली अगर जब मैं आरसीएम में सर्विसेज रिसीव करता हूँ, गुड्स और सर्विसेज दोनों, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इसमें इनवॉइसिंग का क्या पैटर्न होता है। देखिए, अगर आप रेसिपिएंट हैं और आप गुड्स और सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं और आपका सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड सप्लायर है, बट स्टिल आपकी सर्विसेज 13/17 में जो है वो आरसीएम के अंदर फॉल होती है, तो उस केस में आपको सेल्फ, अगर आपका रजिस्टर्ड सप्लायर है तो वो इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस आपको इशू करेगा। तो दैट टैक्स इनवॉइस शैल बी दी sufficient invoice and you have to pay tax under RCM on the basis of that invoice only, and the credit shall also be available to you on the basis of that invoice only when your supplier is a registered supplier. When your supplier is a unregistered supplier, वो आपको कोई भी इनवॉइस इशू नहीं करेगा। उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइस इशू करना है अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लॉज एफ। उस केस में आपको इनवॉइस इशू करना है जब आपके गुड्स या सर्विसेज आपको रिसीव होते हैं, पेमेंट होती है, जो भी अर्लियर है इनमें से, उसमें आपको इनवॉइस इशू करना है। टाइम ऑफ सप्लाई हो जाती है, टाइम ऑफ सप्लाई से आपको अपना जो है टैक्स पे करना है और आपको उसी की बेसिस पे आपने इनवॉइस किया, टैक्स पे किया, उसी के बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेगा, उसी के बेसिस पे आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी है, और दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेजिंग सेल्फ इनवॉइस इन केस ऑफ इनवर्ड सप्लाईज व्हिच आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। जी सर। तो सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, how to report advance received from supplier in services? Won't it have dual effect when invoice should be raised? देखिए मैम, ये सवाल आपका इनवॉइसेस के ऊपर है, एडवांसेस के ऊपर है। जी सर। एडवांसेस जो हैं, मुझे वो बेसिकली जो मेरे एडवांसेस हैं वो मुझे in case of goods, advances are not taxable. I don't have to pay GST when I receive advance against goods. But when I receive advance on account of services, those advances shall require to pay GST, shall be deemed to have including GST also. उस केस में मुझे अपने GSTR1 में टेबल 13 में एडवांसेस को रिपोर्ट करना होता है। अब एडवांस रिसीव होने के बाद जब मैं उसकी सप्लाई करता हूं, इन केस ऑफ स्पेसिफिकली सर्विसेज आई एम सेइंग, गुड्स के केस में एडवांसेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड बिकॉज दोज एडवांसेस आर नॉट टैक्सेबल। सर्विसेज के केस में दोज एडवांसेस आर टैक्सेबल एंड आई हैव टू रिपोर्ट इन GSTR1. After reporting under table 11, if फ्यूचर में मैं उसके अगेंस्ट कोई भी इनवॉइस रेज करता हूं, तो उस केस में जो भी एडवांस पर ऑलरेडी मैंने टैक्स पे किया हुआ है, मैं अपने GSTR1 में उसको रिपोर्ट करूंगा और साइमल्टेनियसली उसके एडवांस का जो मैंने वाउचर बनाया है उसको लिंक कर दूंगा उस इनवॉइस से, और रिमेनिंग अमाउंट पर ही जो भी बचता है उसका ही मुझे GSTR3B में भी टैक्स देना है और GSTR1 में ही रिमेनिंग अमाउंट ही रिपोर्ट होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब तो हमें 36 महीने और आज 28 दिन हो गए हैं इस कानून को आगे बढ़ाते हुए, एक्सटेंड करते हुए, तो हमें समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। जी सर। सर, मूविंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, we supply goods to dealer with returnable packing.
How should invoice be raised? Either just for value of goods or with invoice with goods and packing, and then raise credit note when vendor return the packing. देखिए रिटर्नेबल पैकिंग जो है वो अगर आपने उसको सप्लाई नहीं किया वो रिटर्नेबल है तो टू माय माइंड दैट शैल नॉट बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड अगर आप दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन रिटर्नेबल पैकिंग का कि कई बार कुछ गुड्स जाते हैं जो कि ड्यूरेबल पैकिंग होती है और उसकी पैकिंग मटेरियल जो है वो वापस सप्लायर के पास आ जाता है तो उस केस में आई डोंट थिंक सो दैट the value of durable packing shall be added to the value of supply. It should not be, because it is not a transfer and it is only the facilitation. Sometimes it happens that some specific when we buy some high value goods, then some specific packing is done. We may be buying some fragile goods, so then some packing is done in such a manner that the goods are transported from the supplier's place to the recipient's place in a safe manner. So that value should not be added to the value of supply. The value of that packaging, which is on returnable basis, to my mind, should not be added to the value of supply. जी सर। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं अभी लूंगी, बाकी जो क्वेश्चन है सर वो अगले शो में हम ले लेंगे। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव क्लेम एक्स्ट्रा ट्रांजिशनल क्रेडिट इन ट्रांजैक्शन 1 in 2017. Now we are releasing it. What to do now? ट्रायल 1 में आपने क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, अब आपको पता लगा कि ट्रायल 1 में क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, ट्रांजिशनल क्रेडिट, अब क्या करें? देखिए मैं इसका जवाब फिर वही दूंगा। अगर आपने ट्रायल 1 में क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, क्रेडिट लिया आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया, आमतौर पे सीजीएसटी के रूप में आया होगा। जब सीजीएसटी के रूप में वो क्रेडिट आया तो क्या आपने उस क्रेडिट को यूटिलाइज कर लिया? चांसेस आर वेरी ब्राइट कि आपने उसको यूटिलाइज कर लिया। अगर आपने यूटिलाइज कर लिया है और एक्स्ट्रा क्रेडिट था, सो टू माय माइंड यू हैव टू रिवर्स दैट क्रेडिट, either by way of reversing your input tax credit, or by, if you don't have an input tax credit, that you have to pay in cash. In addition to that, till the time a show cause not issued, my dear friends, penalty shall not be there. But yes, in any case, interest is compensatory in nature. You have to pay interest on the excess credit inadvertently availed and utilized. If it only availed, then no interest is there on binding on you. If you have, I am assuming that it could be the case because 2017 until now, if you are continuing your business, you must have availed, and it is very difficult to keep separate the tax credit available in the electronic credit ledger. So if you have availed and utilized also, then the interest shall require to be paid the moment you have utilized it. But till the time show cause is not issued, you may continue not paying the penalty, but tax and interest would suffice. सर एक पीयूष हैं जिनका एक कमेंट आई है सर, प्लीज चेक। Can be treated as deposit in case of packaging in returnable case. देखिए अगर आपने रेसिपिएंट से, सप्लायर ने, पीयूष जी, कोई डिपॉजिट लिया है, अब यहाँ पर तो सप्लायर ही रिटर्नेबल पैकेजिंग, रिटर्नेबल केस जो है वो भेज रहा है, तो डिपॉजिट का तो कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये पॉसिबल है कि मैं एज ए सप्लायर अपने रेसिपिएंट से कहूँ कि जो मटेरियल मैं तुम्हें रेगुलर बेसिस पे सप्लाई कर रहा हूँ रिटर्नेबल पैकेजिंग में, रिटर्नेबल केसेस में, उसके लिए तुम मुझे एक डिपॉजिट दो, और अगर तुमने मेरा कोई रिटर्नेबल पैकेज जो ड्यूरेबल पैकेज है, रिटर्नेबल केस है, उसको अगर डैमेज किया तो मैं तुम्हारे डिपॉजिट से उसकी कॉस्ट को रिकवर कर लूंगा। टिल द टाइम इट इज डिपॉजिट, it shall not form part of consideration and shall not be added to the value of supply by the supplier. The moment
any damage happened to the returnable case and the supplier appropriated the deposit towards this value of supply, and then at that point of time the time of supply occurs for the deposit when it is appropriated and considered to be supply, and then it shall be taxable. Otherwise, even if deposit is received by the supplier from the recipient for supply of returnable case, it shall not be added to the value of supply, because deposit shall not become the part of consideration, resultantly shall not become part of value of supply, as per section 15 and definition of consideration as per CGST. तो सर बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट शो में ले लेंगे, और कोई अभी कोई कमेंट मेरे पास है नहीं, बट मेरे पास व्यूअर्स के क्वेश्चंस है तो वो हम नेक्स्ट शो में ले लेंगे। सर क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कुछ और डिस्कस करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। मैं आखिरी में बस सभी मेंबर्स से, सभी दोस्तों से जो हमारा शो देख रहे हैं, देखते हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय हमें सबसे ऊपर, बार बार मैं ये कहता हूँ, अपने इंटरेस्ट से, अपने ऑब्जेक्टिव से ऊपर एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना है, और वो है नेशनल इंटरेस्ट, हमारा 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 राष्ट्र का इंटरेस्ट। तो जो भी आप काम करें, जो भी आप एक्टिविटी करें, जहां पर भी आप हो, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी हो, चाहे नॉन कमर्शियल पर्सनल एक्टिविटी हो, बस कोशिश कीजिए कि देश के हित में वो काम हो, देश की बढ़ोतरी में, देश की प्रगति में वो काम हो। और विश्वास कीजिए, अगर हम सब ने ये करना शुरू कर दिया, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारे लिए जो भी आज है, कहीं ना कहीं हम सब खुश हैं, लेकिन हम सब अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक सुनहरा भविष्य चाहते हैं, एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, एक उज्जवल, एक सिक्योर भविष्य, फ्यूचर चाहते हैं। उसके लिए हम सबको आज मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं फिर से कहूँगा, कोई भी आप काम करें, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो मॉनेटरी वैल्यू से है, नॉन मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसकी, इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, कोई भी एक्टिविटी है, आप सड़क पर चल भी रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि मेरे देश की किसी संपत्ति का नुकसान ना हो, मेरे किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो। कोशिश कीजिए जहां तक हो सके अपने इंटरेस्ट से पहले देश का इंटरेस्ट लाएं। ये ना सोचें कि सामने वाला क्या कर रहा है, आप शुरू करें। आपको देखकर लोग बदलेंगे, और लोगों को देखकर सब बदलेंगे, और धीरे धीरे सिर्फ इतना ही करना है कि अपने ऑब्जेक्टिव से, अपने इंटरेस्ट से पहले नेशनल इंटरेस्ट को रखना है, बस। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। आपने हमारा चैनल देखा, हमारा शो देखा। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। भारती सर आपने बोली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ट्यूसडे मिलते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप textforwealth@gmail.com पे हमें मेल कर सकते हैं। बाकी राजेंद्र सर तो हमारे साथ हैं जीएसटी के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो सर थैंक यू वेरी मच। बाकी हम Amazon Fire TV, IGTV, Jio TV और YouTube, वेबसाइट हर जगह अवेलेबल है। एंड्रॉयड टीवी पे भी अब अवेलेबल है सर, जो मैं हर बार भूल जाती हूँ इंट्रोड्यूस कराना। तो हम लोग अब एंड्रॉयड टीवी पे भी अवेलेबल है। तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेंद्र सर। थैंक यू।